डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, सीनियर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपका अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर चैनल में भी स्वागत करता हूँ। जो आज हमने इशू लिया है वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको डिस्कस करने से पहले एक हेल्थ इशू है जो हम सभी को कंसर्न करता है और जनरल हेल्थ का ही एक पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दो पार्ट हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सवाल है या प्रश्न उठता है, तो इसके लिए काफ़ी जिसे कहना चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स और काफ़ी ऐसे साइंटिफिक प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आम लोग जो लेडीज़ होती हैं उनको एक गाइडेंस और काउंसलिंग और ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल जाता है। और जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह देखेंगे और हॉस्पिटल्स देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो कि स्पेसिफिकली जो लेडीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो ट्रीट करते हैं और उनको काउंसिल करते हैं और उनको सलाह भी देते हैं। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरली एक ऐसा इशू है जिस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता और इसके लिए क्वालिफाइड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या मेडिकल डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ना के बराबर हैं। और जनरली वो जो एडवाइस लेते हैं एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और वही उनको जनरल एडवाइस दे देते हैं, कोई जिसे कहना चाहिए कि एक एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देते। अब सवाल ये उठता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये एक ऐसा इशू है जो बहुत लेस डिस्कस्ड है इंडियन सोसाइटी और इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए, और इसको एक टैबू भी समझा जाता है और इसको एक प्रॉब्लम भी नहीं समझी जाती है। और इसके लिए जो अगर कोई भी मेल, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, जो साइंटिफिक नॉलेज और अवेयरनेस के लिए कहीं जाए या कॉलेज या स्कूल लेवल पर, उसको नहीं मिलती है। फीमेल के लिए तो बहुत सारे कैंप भी लगाए जाते हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, लेडी डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मेल के लिए नहीं होते। तो इस इशू को आज हमने टेकअप किया है और ये जो है बहुत ही जिससे कहना चाहिए कि हम ऐसे इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सभी से कंसर्न करेंगे। इसमें हम बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ इंडिया की लीडिंग मेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट जिन्होंने मेल के क्षेत्र में बहुत काम किया है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोफेसर रीमा दादा आज हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यरत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी फैकल्टी इंचार्ज हैं और इन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस पर भी काफ़ी काम किया है। प्रोफेसर रीमा दादा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते प्रोफेसर रीमा दादा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रोफेसर रीमा दादा, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या ये बहुत सीरियस इशू है? क्योंकि आपने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है और आपका स्पेशलाइजेशन इस पर है और आपकी रिसर्च भी इसमें रही है, तो क्या ये वास्तव में इंटरनेशनल लेवल का भी आपका काम रहा है? तो वास्तव में क्या ये बहुत सीरियस इशू है और यदि है तो इसका कितना लेवल जो परसेंटेज है वो कितना हमारा अगर रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? प्रोफेसर रीमा दादा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर मुकेश। ये डेफिनेटली देखा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पिछले कई दशकों से इसका डिक्लाइन हो रहा है। और नॉट ओनली ये देखा गया है कि जो शुक्राणु की क्वालिटी, उसकी मात्रा कम हुई है, जैसे सीमन एनालिसिस की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन हुआ है, परंतु ये भी देखा गया है कि जो मेल में जेनाइटो यूरिनरी एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं या जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर है वो यंगर एज ग्रुप में अब पाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ही पर भी फोकस करें। और जैसे कि इनफर्टिलिटी है,
जैसे मैंने आपका देखा पहले वाला जो फीमेल इनफर्टिलिटी का टॉक था, उसमें जैसे ये हम लोगों को ये रहता है कि ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ये एक फीमेल प्रॉब्लम है, बट ये एक कपल प्रॉब्लम है और जितना ही हम फीमेल पे फोकस करते हैं, उतना ही हमें मेल पे भी इक्वली फोकस करना है क्योंकि ये कपल प्रॉब्लम है। तो अब तो ये डब्ल्यूएचओ ने भी मान लिया है कि अप्रॉक्सिमेटली आधे केसेस में मेल में प्रॉब्लम होती है, सो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है 30% में दोनों मेल फीमेल में और 20% में केवल मेल में अलोन। सो मेल फैक्टर को भी साथ साथ वर्कअप करना चाहिए जब हम एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, एंड ओवर टाइम मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिक्लाइन आया है। मैडम, मेरा यहाँ एक आपसे सीधा ये प्रश्न है, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ चाहता हूँ आपसे कि एक तो इनफर्टिलिटी का इशू होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जनरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों इश्यूज जो हैं, जैसे मान लीजिए जनरली मेल फैक्टर को या मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जब ध्यान दिया जाता है कि जब कोई इनफर्टाइल कपल किसी भी क्लिनिक में अप्रोच करता है तो वो मेल का असेसमेंट पहले करते हैं और वो फर्टिलिटी से ही कंसर्न होते हैं। क्या इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नॉट ओनली कि एक इनफर्टाइल मेल इनफर्टिलिटी को डील करना है, परंतु कई ऐसी जेनाइटो यूरिनरी अबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसे टेस्टिस डिसेंड नहीं करती स्क्रोटम में, या मेल कैंसर्स हैं जो अब ज्यादा पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। और ये भी देखा गया है जो इनफर्टाइल मेन होते हैं उनमें देखा गया है कि लेटर ऑन कई केसेस में देखा गया है कि कैंसर्स भी हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेल को भी एनालाइज करें जब भी कोई इनफर्टिलिटी का केस आता है, क्योंकि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अभी तक ये देखा गया था मेल इनफर्टिलिटी की जब हम वर्कअप करते थे, केवल हम एक सीमन एनालिसिस और शुक्राणु की मात्रा और उसकी वॉल्यूम, पीएच, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी करते थे। पर अब तो कई ऐसे आधुनिक टेस्ट आ गए हैं जिनका हमें पता है और आगे जिनको हमें करना पड़ता है टू एग्जैक्टली नो कि क्या कारण है इनफर्टिलिटी का। हाँ। दूसरा मैडम एक प्रश्न ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है। मैंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े हैं और जनरल स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है अगर इंटरनेशनली देखें तो। ये कितना लगभग एग्जैक्ट डेटा इसका है अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए, और इसके क्या कारण है? हाँ, डेफिनेटली मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिक्लाइन आया है और ये भी देखा गया 1960s में हम 120 मिलियन पर ml स्पर्म को नॉर्मल काउंट करते थे और अब हम 15 मिलियन पर ml अब उसको काउंट को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। उससे नीचे को हम ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं जब शुक्राणु की मात्रा कम हो। सो डिक्लाइन तो हुआ है, और ये जो रैपिड इतना डिक्लाइन हुआ है ये दिखाता है कि ये जेनेटिक कारण ही नहीं है, बट इसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिनके कारण मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और ये शुक्राणु की क्वालिटी की डिटीरिएशन का कारण यही बने हैं जो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत तनावपूर्ण बहुत जिंदगी में बहुत तनाव होना, साइकोलॉजिकल तनाव, ऑक्सीडेटिव तनाव, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक तो ज्यादा चहलकदमी नहीं करते, वॉक पे नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना बहुत फास्ट फूड खाते हैं जिसको आजकल कहा गया है इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसको हम स्टैंडर्ड अमेरिकन या डेडली अमेरिकन डाइट अब बोला गया है। बहुत प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सभी कारणों से देखा गया है कि हमारी मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और सीमन क्वालिटी में डिक्लाइन आया है। इसमें इस संदर्भ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो मेल इनफर्टिलिटी होती है, यदि जब इनफर्टाइल कपल कोई अप्रोच करता है, जैसे डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है कि 1 ईयर साथ रहने के बाद कोई कपल अगर उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट या एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस उसको लेनी चाहिए। तो इसमें जो मेल फैक्टर होता है या मेल इनफर्टिलिटी का, तो उसको कब इनफर्टाइल डिक्लेयर किया जाता है? हम मेल इनफर्टिलिटी के तो कई कारण हैं, पर जैसे हम लोग देखते हैं पहले उसके कई कारण, जैसे अगर जब हम स्पर्म काउंट करते हैं सबसे पहले तो वही बेसिक कॉर्नरस्टोन है कि सीमन एनालिसिस किया जाए। पहले ये डिफरेंशिएट करते हैं क्या ऑब्स्ट्रक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या वैसे ही शुक्राणु नहीं है, या उनकी मात्रा कम है। जब हम ये टेस्ट 2 या 3 बार 2-3 हफ्ते के इंटरवल्स पे करते हैं, देखते हैं कि बिल्कुल भी काउंट नहीं है, और कई ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे एफएसएच जिनका मात्रा बहुत हाई होती है, जब हम कहते हैं कि ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकती है।
अच्छा, इसके जनरल जो कॉजेज हैं, जो मेजर कॉजेज हैं, वो क्या रहते हैं मैडम इसके मेल इनफर्टिलिटी के? जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका कारण कभी-कभी इन्फेक्शन हो सकता है, पर कभी जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी भी हो सकती है, जैसे जीन म्यूटेशन होती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जिसमें वास डिफरेंस में दोनों में ब्लॉक होता है। पर कई बारी जो स्टडी कर रहे हैं, ये देखा गया है जब शुक्राणु की मात्रा बहुत कम हो, 15 मिलियन पर एमएल से कम हो, तो हम जब साइटोजेनेटिक अबनॉर्मैलिटी करते हैं, तो हमें क्रोमोसोम्स जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, उनमें कई बार न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटीज होती हैं। जब उनकी मात्रा और भी कम, जैसे 5 मिलियन से कम होती है, तो हम एक वाई क्रोमोसोम है जिसकी कई जीन्स होती हैं जो इसमें रोल प्ले करती हैं, उनमें म्यूटेशंस या डिलीशंस पाए गए हैं, या बहुत सारे जीन्स हैं जिनमें कई ऐसी हैं जो हमारे कई हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, जो शुक्राणु को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो उनमें म्यूटेशंस पाए गए हैं। ये तो जेनेटिक कॉजेज हो गए। पर एक जैसे वेरिकोसील है, जो वेन्स हैं अराउंड द टेस्टिस, वो कभी-कभी बहुत डायलेट और टॉर्चुअस हो जाती हैं, जिससे कि टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका भी कारण पाया गया है। और बहुत एनवायरमेंटल कॉजेज हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू कई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, या तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन करना, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, इन सारे कारणों में भी देखा गया है कि शुक्राणु की मात्रा बहुत कम हो जाती है, या अगर उनकी मात्रा नॉर्मल भी हो, पर फिर भी देखा गया है कि वो पर्सन इज दे हैव इनफर्टिलिटी, जिसको कि आजकल हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें मात्रा भी नॉर्मल है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी और मोटिलिटी भी नॉर्मल है, परंतु फिर भी वो कपल इनफर्टाइल है, क्योंकि उनमें देखा गया है कि इनमें ऑक्सीडेटिव तनाव स्पर्म में, और स्पर्म में डीएनए डैमेज बहुत होता है। और डीएनए डैमेज का एक बहुत मेजर कारण है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन, स्मोकिंग, ये मानसिक तनाव। और जब हम डिले करते हैं एज ऑफ मैरिज, और बच्चे होने का और डिले करते हैं, उससे भी देखा गया है कि ये जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म की क्वालिटी डिक्लाइन करती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। जैसे मैडम अभी आपने हमको बताया कि अनएक्सप्लेन्ड जो इनफर्टिलिटी है, उसमें मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनमें एंटी स्पर्म्स एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं, और क्या उसका भी क्योर किया जा सकता है क्या, यदि वो अवेलेबल हैं उसमें, तो सीमन में? एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज के लिए डेफिनेटली उपाय हैं, और वो देखा गया है कि इनमें क्लंपिंग ऑफ स्पर्म पाई जाती है, और इनके लिए जब अगर ये पाए जाते हैं तो आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट से मीट करना चाहिए। ये हमारे इंस्टीट्यूट में तो यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में एक एंड्रोलॉजी का सेक्शन है, जहाँ पे इन लोगों को ट्रीट किया जाता है। आपने डिफरेंट प्रकार की जो इनफर्टिलिटी, मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया, तो इन जनरल अगर देखा जाए तो क्या प्रिवेंटिव मेजर या क्योर है इसके लिए? पहले तो ये है कि एग्जैक्टली पता करना है कि मेल इनफर्टिलिटी किस कारण है। ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन का क्या कारण है, अगर इन्फेक्टिव है तो वो ट्रीट की जा सकती है। अगर शुक्राणु की मात्रा कम है और या बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ये देखें कि एफएसएच या हार्मोनल लेवल्स क्या हैं और उसका क्या कारण है। अगर बहुत कम मात्रा है, तो आजकल लोग जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते हैं, कभी-कभी स्पर्म निकाल के उससे उनको यूज किया जाता है फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इक्सी के लिए, जैसे वो आपने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब वो फीमेल इनफर्टिलिटी का टॉक था। पर अगर देखा जाता है कि अगर स्पर्म की मात्रा नॉर्मल है और सारे पैरामीटर्स एज पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस नॉर्मल हैं, तो हमारे यहाँ एक टेस्ट होता है जिससे हम ऑक्सीडेटिव तनाव और डीएनए डैमेज असेस कर सकते हैं। और इनका चीफ कारण हमारे रहन सहन से रिलेटेड है, और ये देखा गया है कि जब एक पुरुष की एज ज्यादा हो, जैसे 35 एंड बियॉन्ड हो, और अगर वो बहुत स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो, सेलफोन बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो, पेंट्स, प्लास्टिक से ज्यादा एक्सपोजर हो, तो ये देखा गया है इन लोगों में ये अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पाई जाती है। और इनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करते हैं। हम जो लोग स्टडी कर रहे हैं, हम योगा पे असर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि जब ये लोग योगा इवन 10 या 20 दिन करते हैं, इनका ऑक्सीडेटिव तनाव बहुत कम हो जाता है। और जब ये योगा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं फॉर अबाउट 6 मंथ्स, इनका जो डीएनए डैमेज होता है, जो डीएनए नष्ट हो रहा था शुक्राणु में, उसकी क्वालिटी में भी बहुत सुधार आता है। और कई फैक्टर्स ऐसे हैं स्पर्म में, जैसे कि जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है,
और ये भी देखा गया कि कई डीएनए रिपेयर जीन्स होती हैं और कई जैसे आरएनए होते हैं जो ये स्पर्म में जैसे फर्टिलाइजेशन के समय oocyte में जाते हैं, एग में जाते हैं, उनकी भी मात्रा नॉर्मलाइज हो जाती है। और इनफर्टिलिटी नॉइज एक प्रॉब्लम है जिसमें बहुत बड़ा साइकोसोमैटिक कंपोनेंट है, क्योंकि इन लोगों में बहुत हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, कोमॉर्बिड डिप्रेशन। और जब ये लोग योगा करते हैं, इनका ये मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाता है, जिसके कारण ये देखा गया है कि इनके हार्मोनल पैरामीटर भी थोड़े रेगुलराइज हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस जो स्लीप वेक साइकिल में होता है मानसिक तनाव के कारण, उसके कारण ये फर्दर प्रॉब्लम बढ़ती है। तो योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है जिससे हमने देखा है कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म के फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी, डीएनए क्वालिटी में सुधार आता है और ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। और ये बहुत इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए की क्वालिटी नष्ट होने से स्पर्म में कई म्यूटेशंस पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण अगली जनरेशन में कई डिजीजेस हो सकती हैं, म्यूटेशंस और एपीम्यूटेशंस हो सकती हैं, जिसके कारण चाइल्डहुड कैंसर्स और बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर जब हम योगा करते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव तनाव और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज कम होने के कारण ये डीएनए म्यूटेशंस और एपीम्यूटेशंस कम हो जाती हैं, जिससे अगले जो ऑफस्प्रिंग में भी उसका बहुत पॉजिटिव असर होता है और उसकी हेल्थ में सुधार होगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मतलब आपके अनुसार कि यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल और अगर योगा को ले लेते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, तो इस पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। डेफिनेटली ये जो मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो कपल प्रॉब्लम है, इट्स अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। इसको एक कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीज अब कहा गया है, स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। और अगर वो योगा प्रैक्टिस करें, नॉट ओनली उनका मानसिक तनाव कम होगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आता है, डीएनए क्वालिटी में देखो इंप्रूवमेंट आता है, स्पर्म के पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट आता है, फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी, मोटिलिटी में इंप्रूवमेंट आता है। और डीएनए की क्वालिटी से सुधार से तो नॉट ओनली समटाइम्स ये कपल्स खुद ही स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लेते हैं, परंतु ये भी देखा गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में अच्छा क्वालिटी डीएनए जाने के कारण कई जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीजेस की मात्रा में कमी आती है। एक मैडम, ये जो मेरे दिमाग में अभी एक प्रश्न आ रहा था कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत ही नेग्लेक्टेड जो इशू है और इस पर मेडिकल साइंस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? एक्चुअली अभी तक तो यही बिलीव किया जाता था कि ये इनफर्टिलिटी हो, चाहे बार बार बच्चे गिर रहे हो, जैसे रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, बच्चे में कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन है, इसको एक फीमेल का प्रॉब्लम बस बताया जाता था। परंतु अब ये काफी लोग इस बात से सचेत हो गए हैं कि मेल प्रॉब्लम भी इक्वली पार्ट लेती है इस चीज में, और डेफिनेटली ये निग्लेक्टेड है। और जब एक कपल आता है तो उनको बहुत एक बड़ा, जैसे आपने कहा, एक टैबू है कि मेल को एक्सेप्ट करना कि उनमें ये प्रॉब्लम है। बट अगर ये लोग इस बात से अवेयर हो जाएं कि उनके रहन सहन से उनके अपना मानसिक तनाव का ध्यान रखें कि वो कम हो, अच्छा खाना खाएं और ये गलत चीजों का सेवन ना करें, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक होल प्लांट बेस्ड फूड खाएं, अनप्रोसेस्ड, अनरिफाइंड, तो उनके बहुत सुधार आएगा और शुक्राणु की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे टॉक्स के जरिए ये अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और ये हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि स्पर्म की अगर किसी भी सेल में डैमेज होता है तो वो सेल की रिपेयर मशीनरी उसको ठीक कर देती है, परंतु स्पर्म एक ऐसा सेल है कि उसका रिपेयर मैकेनिज्म साइलेंट होता है, तो जो भी डैमेज वो एक्यूमुलेट करता है वो उसको सही नहीं कर पाता, इसलिए वो उस साइड पे निर्भर होता है उसको रिपेयर करने के लिए। और जब हम मैरिज की टाइम डिले करते हैं तो ये देखा गया है कि वो उस साइड की रिपेयर कैपेसिटी भी कम होती है और फिर वो डैमेज नेक्स्ट जनरेशन में चले जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि मेल फैक्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में। और अगर शुक्राणु की क्वालिटी खराब होती है, नष्ट होती है, तो उससे नॉट ओनली इनफर्टिलिटी, अगर आप असिस्टेड कंसेप्शन के लिए जाते हैं तो बार बार बच्चा गिर सकता है, बच्चे में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। और अब तो ये भी पाया गया है कि इसके शुक्राणु की क्वालिटी डिटीरियोरेट होने के कारण ही कई प्रॉब्लम जैसे ऑटिज्म है, शाइजोफ्रेनिया है,
कई जैसे प्रॉब्लम बच्चों में पाई जाती है, जैसे कि इवन चाइल्डहुड कैंसर्स कहा गया है कि फादर के स्पर्म क्वालिटी नष्ट होने से पाया गया है, और इवन चाइल्डहुड कैंसर तो उन्होंने डायरेक्टली रिलेट किया है फादर के एज से और फादर के स्मोकिंग हैबिट से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। मैडम एक जो प्रश्न मेरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी है, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक्चुअली जैसे हम देखते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जनरली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फीमेल को फोकस करते हुए लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी नॉलेज है कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है इस क्षेत्र में, कि इस तरह के कैंप डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ना, कि और एक बेसिक नॉलेज जो है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एक जिसे कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में कहीं भी इस तरह की अवेयरनेस मेडिकल फ्रेटर्निटी के द्वारा अभी इनिशिएट नहीं की गई है। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? यस, आई डू फील कि इवन स्कूल्स में बहुत कम डिस्कशन होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ का। इसका बच्चों के साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली 9, 10, 11, 12 में जब बच्चे ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, दे रीच प्यूबर्टी, उनको इन चीजों के बारे में आगाह किया जाए और उनको अवेयर किया जाए सो दैट दे कैन लीड हेल्थियर लाइव्स एंड फोकस आल्सो ऑन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बिकॉज ये भी देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो अ मार्कर ऑफ अदर पैरामीटर्स। जिन लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज है उनमें अदर हेल्थ इश्यूज भी पाए गए हैं। सो ये डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कोर्स का एक अभी हिस्सा होना चाहिए और बच्चों से ये डिस्कस करना चाहिए, टीचर्स को, और बच्चों को इन चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक सजेशन है इसमें मैडम, कि जैसे आप बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं, एक मॉड्यूल इस तरह का डेवलप किया जाना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस के लिए, जो जनरल मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों को अवेयर कर सके। डेफिनेटली आई टोटली अग्री विद यू, दैट जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, लोग कैसे चेंज करेंगे अपनी थिंकिंग को और लाइफस्टाइल को। आई टोटली अग्री विद यू। और ये देखा गया है कि बच्चा प्लान करने से थोड़े महीने पहले लोग अच्छा लाइफस्टाइल लीड करते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, अल्कोहल छोड़ देते हैं, अच्छा खाना पीना शुरू कर देते हैं। बट ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं या एग होता है, जब से हम पैदा होते हैं उनमें ये सारे एक्सपीरियंसेस एक सिग्नेचर लीव करते हैं। सो अगर हमारा रहन सहन अपने हमारे यंगर एज पे, जब हम टीन एजर थे, ठीक नहीं था, वो सारे स्पर्म डीएनए की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। सो हमें अपना पूरा जीवन शैली हेल्दियर और एक बहुत बहुत अवेयरनेस और माइंडफुली जीना चाहिए, सो दैट हम अपने नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करें, एंड उससे बेटर क्वालिटी जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जो नॉट ओनली हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए, बट ऑल्सो फॉर दैट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मैडम मैं एक जो कमी फील करता हूँ, हालांकि आप लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से, हम लोग तो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी से हैं, कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल संस्थान में एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए? डेफिनेटली एम्स न्यू दिल्ली में तो एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है सेपरेट, एज इट इज विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, बट इट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। उनकी अपनी अलग से ओपीडी होती है, जिसमें ये जिनके मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, जिसके चीफ डॉक्टर राजीव कुमार हैं। तो यहाँ तो है डेफिनेटली, जैसे जैसे अब ये नीड बढ़ रही है, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस भी खोल रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं जो स्टेट लेवल के हैं, वहां पर ये डिपार्टमेंट नहीं पाया जाता। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट तो होता है, लेकिन एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं होता है। नहीं, इसकी नीड फील होगी, एंड जैसे जैसे अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबीज के जैसे सेंटर खुल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एंड्रोलॉजिस्ट की भी नीड रियलाइज हो रही है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये मेरा एक सजेशन है कि एक कुछ इस तरह का आपके लेवल पर या आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर कोई ऐसा मॉड्यूल डेवलप किया जाए, जो कि कोर्स में, सिलेबाई में 10th और 12th तक के बच्चों को उसमें बताया जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। एक स्पेशली छोटा चैप्टर होना चाहिए। आई होप दैट कि ये मटेरियलाइज हो पाएगा। और हमारा चैनल भी जो है शुरू किया गया है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ही है, और इससे रिलेटेड ही इश्यूज़ को वो उठा रहा है। और इसका बेसिक जो मैंडेट है वो ये है कि ग्राउंड लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिटरेसी को डेवलप करना। तो ये आज हमने इस इशू पर डिस्कस किया। आपने बहुत सारे इश्यूज जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आपने डिस्कस किए और बड़ी ही सरल भाषा में हमको बताया, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने बहुत ही अपने वैल्यूएबल टाइम से
को स्पेयर किया और हमारे साथ जुड़ी, और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। थैंक यू थैंक यू प्रोफेसर। थैंक यू सो मच।